जीएस वाला हो गया। चलो, जीएस में कैसे कितने प्रश्न सही हो रहे? हो गए? आधा से ज़्यादा तो हो गए होंगे ना, है ना? 60 में से कितने? 40। 40 के अराउंड हो रहे। अगर 60 में से 40 के अराउंड हो रहे तो अच्छा स्कोर है। 30 भी हो रहे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 30 हो रहे ना, ठीक है, मतलब 30 प्लस तो होना चाहिए। और बाकी अब उत्तराखंड देखते हैं, उत्तराखंड में कितने सही होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये है आपका सेट नंबर 22। तो सेट नंबर 22 में उत्तराखंड का पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम निर्धारित कीजिए। तो करिए निर्धारित। सबसे पहले बताओ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इनमें ये तिवारी नहीं, ये गलत टाइप हो गया, क्या है? नित्यानंद स्वामी। देखो उत्तराखंड के जो पहले सीएम बनते हैं, तो पहले सीएम कौन थे? नित्यानंद स्वामी, अंतरिम विधानसभा में। ठीक है, उसके बाद नित्यानंद स्वामी लगभग 1 साल तक क्या रहे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद 2001 में इनको रिप्लेस किया गया किसके द्वारा? तो भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। तो दूसरे नंबर के सीएम कौन बने? भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद फिर 2002 में उत्तराखंड में पहली बार क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। प्रथम विधानसभा के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। और जब चुनाव होते हैं तो उस टाइम पे कौन जीती? कांग्रेस जीती। और कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बना? एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, उसके बाद फिर 2007 में चुनाव हुई और उत्तराखंड में द्वितीय विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं 2007 में। और इस टाइम पे कौन जीतती है? बीजेपी जीतती है। और बीजेपी ने सीएम किसको बनाया? भुवन चंद्र खंडूड़ी को। ठीक है, तो ये चौथे नंबर की क्या हो जाएंगे? सीएम। उसके बाद अगर देखो यही क्रम अगर हम जारी रखें तो पांचवें नंबर के सीएम बनते हैं कौन? कौन बनते? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन बनते? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक बनते हैं। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक के बाद अगले जो हमारे सीएम हैं वो कौन बनते हैं? फिर से भुवन चंद्र खंडूड़ी बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगले सीएम कौन होंगे? कौन होंगे इसके बाद अगले सीएम? हाँ, उसके बाद कौन होंगे? हरदानी। उसके बाद होंगे कौन? विजय बहुगुणा। 2012 में जब तृतीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए तो उस टाइम पे सीएम कौन बने? विजय बहुगुणा। विजय बहुगुणा के बाद अगले जो उत्तराखंड के 7वें जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? हरीश रावत। कौन है? हरीश रावत। उसके बाद 8वें नंबर के सीएम कौन बने? तो फिर 2017 में चुनाव होते हैं और 2017 में चुनाव जब होंगे तो बीजेपी जीतती है। और इस टाइम पे कौन बनते हैं? कौन बनते हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन बनते हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद लगभग 3-4 साल इन्होंने शासन किया और शासन करने के बाद फिर कौन बनते हैं? तीरथ सिंह रावत बनते हैं। तीरथ सिंह रावत भी लगभग 2-3 महीने तक रहते हैं और उसके बाद फिर कौन बनते हैं? उत्तराखंड के 10वें सीएम कौन बनते हैं? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो अभी तक उत्तराखंड में कुल कितने सीएम हुए हैं? 10 सीएम हुए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। हालांकि इनमें कई रिपीट भी होते हैं, जैसे भुवन चंद्र खंडूड़ी रिपीट हो जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी रिपीट हो गए हैं, है ना? और बाकी बाकी फिलहाल ये लोग क्या है आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, अभी तक जितने भी उत्तराखंड के सीएम हैं, कितने सीएम बने? टोटल 10 सीएम बने, है ना? इन 10 सीएम में से किसी भी सीएम ने अभी तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, एक सीएम को छोड़ करके। और ये एक सीएम कौन थे? एनडी तिवारी। ये एकमात्र सीएम है जिन्होंने अपने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल क्या किया है? पूरा किया है। ठीक है, और यही इतिहास अब शायद पुष्कर सिंह धामी भी बना दे। अगर इस विधानसभा में या जो ये वाला टर्म है अगर पुष्कर सिंह धामी पूरा कर लेते हैं 5 साल का, तो ये हमारे उत्तराखंड के क्या बन जाएंगे? द्वितीय सीएम बन जाएंगे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल क्या किया? पूरा किया। बाकी इनमें से सब ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, सब ऐसे वाले। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्या रखना है? याद रखना है। देखो यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अगर प्रश्न ये आता है कि उत्तराखंड के पहले सीएम कौन थे, सिंपल प्रश्न है कि उत्तराखंड के पहले सीएम कौन थे, तो तब आंसर क्या होगा आपका? नित्यानंद स्वामी होगा। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित सीएम कौन बने, तो तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा एनडी तिवारी। ठीक है, दोनों प्रश्न में अंतर है। केवल पहला सीएम है तो तब कौन हो जाएगा? नित्यानंद स्वामी। और अगर ऐसा आता है कि पहला निर्वाचित सीएम तो कौन सा? फिर एनडी तिवारी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। और प्रश्न संख्या 2 है कि उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है भाई?
उत्तराखंड राज्य का कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? कौन होता है? रियल, जिसके पास एक्चुअल में पावर एग्जिस्ट करती है, कौन होता है? सीएम होता है। कौन होता है? सीएम होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री है कहीं, मुख्यमंत्री हो जाएगा। वैसे कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का, देखो अगर केवल प्रश्न ऐसा है कि कार्यपालिका का प्रमुख या कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो फिर कौन हो जाएगा? फिर राज्यपाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान होता है, यानी जिसके पास क्या होती है? एक्चुअल में पावर होती है, ठीक है, वो किसके पास होती है? सीएम के पास होती है। और राज्यपाल क्या करता है? अनुच्छेद 64 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत क्या करता है कि सबसे पहले राज्य में एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसी की सलाह पर एक मंत्री परिषद का क्या करता है? नियुक्ति करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल वाला जो आता है वो किसमें आता है? 153। राज्यपाल की हर स्टेट में एक राज्यपाल होगा, हर स्टेट में एक राज्यपाल होगा। बताओ ये किसमें है? 153। ठीक ही बोल रहे हो कंफ्यूज क्यों हो रहे? ठीक है, तो प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा जो कि उस राज्य का क्या होगा? प्रमुख व्यक्ति होगा। ठीक है, उसके अलावा देखो चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि चीफ सेक्रेटरी क्या होता है? किसी भी राज्य का क्या होता है? सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, तो राज्य का क्या होता है? राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी होता है। किसी भी राज्य का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे क्या बोलते हैं? चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। या अगर आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि राज्य का सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी कौन होता है, तो भी क्या होगा? आपका चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, आया भी है पेपर में, कौन होता है? हाँ, ये पहले भी बता चुका मैं, कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। अगर देखो देश का आ जाए तो देश का सबसे बड़ा कौन होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो, राज्य का सबसे बड़ा मुख्य सचिव और देश का सबसे बड़ा कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो राष्ट्रपति सभी को पता है अनुच्छेद कौन से है? अनुच्छेद 52 में भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति का पद होगा जो पूरे संविधान का या पूरे भारत का क्या होगा? सबसे बड़ा पद होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और विचार करके बताना है कि क्या ये बात सही है। तो देखो सबसे पहले, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस मुलायम लकड़ी का वृक्ष है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है। आप जितनी हाइट पे बढ़ोगे, जितने ज्यादा ऊंचे जाओगे, उतने ही लकड़ी क्या होती जाती है? सॉफ्ट होती जाती है। जैसे देवदार है, बुरांस है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक, तो मुलायम लकड़ी हो जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है। क्या ये बात सही है? यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है? यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, इस बात का मतलब क्या है? हाँ, इस बात का ये मतलब है कि ये वाला जो पौधा है ये केवल और केवल पर्वत में ही होगा, मैदान में नहीं उगाया जा सकता है। ठीक है, विशुद्ध रूप का ये मतलब होता है। जैसे कई पेड़ ऊपर भी मिल जाएंगे तो कई नीचे भी मिल जाते हैं, है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है? विशुद्ध रूप से पर्वतीय है, इसका मतलब केवल और केवल कहाँ पे होता है? पहाड़ों में होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। मैदान में देखा कभी बुरांस का फूल? नहीं देखा ना। ठीक है, हैं? मसूरी मैदान में थोड़ी है है ना, मसूरी भी तो पहाड़ में है। ये थोड़ा ना कि मैदान के नजदीक होगा तो, है ना, पहाड़ नहीं मानेंगे हम उसको, है ना। ठीक है, चलो, तो देखो, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और ये उसकी सही व्याख्या कर रहा है कोई ऐसा है? हाँ बिल्कुल, यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है। पर्वतीय वृक्ष है इसलिए तो मुलायम लकड़ी है उसकी, है ना, तभी तो मुलायम। मैंने कहा ना, जितना आप ऊपर जाओगे उतना उसकी लकड़ी क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, चलो, तो बात सही होगी ना। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? सही व्याख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। अगर मैं बुरांस की बात करूं तो देखो बुरांस जो है हमारे राज्य का क्या है? राज्य वृक्ष है। ठीक है, राज्य का क्या है? राज्य वृक्ष। ठीक है, अब देखो पेपर में ये तो आएगा नहीं हमारे राज्य का राज्य वृक्ष है, तो आसान प्रश्न हो जाएगा। लेकिन पेपर में ये आ सकता है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? क्या है? रोडो रोडो क्या बोले हाँ, रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन, डेंड्रोन अर्बोरियम, अर्बोरियम। ठीक है, तो ये पेपर में पूछा जा सकता है।
कि बुरांस का साइंटिफिक नाम होता है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी जो ये हाइट पे मिलता है लगभग आपके 1500 से लेकर के और 4000 मीटर की ऊंचाई पे आपको ये वृक्ष देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 4000 से ऊपर क्यों नहीं होता है? हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद तो वनस्पति होती ही नहीं ना, उसके बाद आपको पेड़ पौधे मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी हिमरेखा आ जाती है, साल भर क्या रहती है, उसके ऊपर बर्फ रहती है। ठीक है, चलो, तो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। अगर बुरांस की बात करें तो बुरांस का जूस निकाला जाता है। बुरांस का जूस सबसे ज्यादा फायदेमंद किस चीज के लिए होता है? किसके लिए? दिल की बीमारी यानी हृदय की बीमारी के लिए। ठीक है, हृदय की बीमारी के लिए सबसे फायदेमंद किसमें होता है? हृदय की बीमारी के लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो बुरांस का रंग कैसा होता है? लाल होता है, चटक लाल होता है नॉर्मल हाइट पे। जैसे और हाइट पे जाएंगे तो गहरा लाल हो जाएगा, और हाइट पे जाएंगे तो उसका रंग ना थोड़ा फीका पड़ने लग जाएगा। हल्का हल्का क्या होता है? हल्का लाल होता है। और ऊपर जाएंगे तो फिर आपको सफेद बुरांस मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना हाइट के अनुसार इसका कलर में क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ये राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं इसी से संबंधित एक ऐसा प्रश्न कि हमारे राज्य का राज्य फल कौन सा है? राज्य फल है, हाँ, कौन सा है? काफल है। ठीक है, तो राज्य का जो राज्य फल है वो क्या है? काफल है। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई काफल का साइंटिफिक नाम क्या है, तो साइंटिफिक नाम है मिरिका एस्कुलेटा। ठीक है, मिरिका एस्कुलेटा, मिरिका एस्कुलेटा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल ये याद रख ले और वो वाला भूल गए। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। चलिए, अब अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया, तो किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? जयानंद भारती के द्वारा। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कुछ और जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे गढ़वाल सर्वदलित परिषद आ रहा है। इसके अलावा अगर जैसे बात करें तो एक है आपके पास गढ़वाल, ऐसे करके गढ़वाल कांग्रेस कांग्रेस कमेटी, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब होती है? 1918 ईस्वी में होती है, 1918 ईस्वी में। ऐसे ही गढ़वाल परिषद की स्थापना कब होती है? गढ़वाल परिषद की स्थापना कब होती है? 1919 ईस्वी में होती है। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद की स्थापना, तो ये 1916 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई? हाँ, कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना तो ये हो जाएगा 1912 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे मोहन सिंह मेहता। अगर मोहन सिंह मेहता की बात करें तो देखो मोहन सिंह मेहता कहां से थे? बागेश्वर से। कहां से थे? बागेश्वर। 1921 ईस्वी में हमारे राज्य में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, और वो आंदोलन कौन सा था? कुली बेगार आंदोलन था। ठीक है, तो कुली बेगार आंदोलन के दौरान ही इनको क्या भेजा गया? जेल भेजा गया। ठीक है, जेल में डाला गया। और ये उत्तराखंड से पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जो क्या गए? जेल गए। ठीक है, तो राजनीतिक आंदोलन में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। राजनीतिक आंदोलनों में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति। ठीक है, जेल जाने वाले क्या थे? प्रथम व्यक्ति। तो राजनीतिक आंदोलनों में जेल जाने वाले क्या थे? पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा ध्यान रखना 1921 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? 1921 ईस्वी में जो कुमाऊं का कत्यूर वाला एरिया है, कत्यूर घाटी है, वहां पे कुमाऊं परिषद की क्या बनाई? एक शाखा खोली। ठीक है, कुमाऊं परिषद की शाखा खोली। ठीक है, ये भी याद रखना है। किसके बारे में? मोहन सिंह मेहता के बारे में, कि 1921 में कत्यूर में कुमाऊं परिषद की एक शाखा खोली गई। ठीक है, अब ये शाखा जो है, जो उद्देश्य कुमाऊं परिषद का है, वही उद्देश्य किसका होगा? इस शाखा का भी होगा। और ये बागेश्वर में क्या करेंगे? या कत्यूर घाटी में क्या करेंगे? अवेयरनेस फैलाने का कार्य करेंगे। उसके अलावा अगर मैं बद्रीदत्त पांडे की बात करूं तो बद्रीदत्त पांडे का जन्म लगभग कब हुआ? 1882 ईस्वी में हुआ था।
बद्रीदत्त पांडे एक इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है, हिस्ट्री में। और बद्रीदत्त पांडे की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे पहले इन्होंने 1913 ईस्वी में जो अल्मोड़ा अखबार आता था, अल्मोड़ा अखबार में क्या किया, इन्होंने संपादन का कार्य किया 1913 से। और जब 1913 में इन्होंने अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया तो फिर इन्होंने जो खबरें छापी वो बड़ी खतरनाक खबरें छापी, है ना। और खबरें किस प्रकार की होती थी, अंग्रेजों के विरुद्ध होती थी, जबकि इससे पहले अल्मोड़ा अखबार सरकार के प्रति क्या होता था, नरम होता था, है ना। अब बद्रीदत्त पांडे ठहरे कैसे, गर्म आदमी। 1913 में जैसे संपादक बने इसके, तो इन्होंने खबरें छापने लगी उनके अगेंस्ट, ठीक है। इसीलिए 1918 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ये अखबार बंद कर दिया था, अल्मोड़ा अखबार। तो फिर ये बंदा रुका नहीं है, फिर इसने सोचा नहीं रुकूंगा नहीं, तो इसने एक नया अखबार निकाला, कौन सा, शक्ति नामक अखबार निकाला। कौन सा अखबार निकाला, शक्ति नामक अखबार निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद 1921 में जो हमारे राज्य में कौन सा आंदोलन चल रहा था, कुली बेगार आंदोलन, उस आंदोलन का भी इन्होंने क्या कर दिया, नेतृत्व किया। क्लियर है इतनी बात। चलो, जयानंद भारती के बारे में आप जानते हैं कि हमारे राज्य में जैसे डोला पालकी वाली जो समस्या थी, डोला पालकी आंदोलन का इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया, ठीक है। और हरगोविंद पंत को क्या बोला जाता है, कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। बाकी कुमाऊं परिषद बनाने में भी इनकी क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए अगला प्रश्न है, 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ। ये तो सभी को पता है किसका हुआ था, सिरदेव सुमन का हुआ था। सिरदेव सुमन बार बार क्या कह रहे थे कि टिहरी में क्या होना चाहिए, देखो राजा तो रहे लेकिन राजा के अधीन क्या होना चाहिए, एक विधानसभा टाइप की क्या होनी चाहिए, एक मंडली होनी चाहिए या एक सभा होनी चाहिए, है ना, जिनको राज्य के या टिहरी राज्य के लोग क्या करें, चुन के भेजे, है ना। और ये सभी लोग क्या करेंगे, राजा को सलाह देंगे और राजा लास्ट में क्या लेगा, फैसला लेगा, ठीक है। तो वो चाहते थे राजा रहे, लेकिन राजा किसकी सलाह पे काम करेगा, जो प्रतिनिधि होंगे, जैसे वर्तमान में होगा, है ना। जैसे वर्तमान में क्या होता है, मेन पद तो राष्ट्रपति है, लेकिन क्या राष्ट्रपति खुद करता है काम, नहीं करता ना, जो मंत्री परिषद होता है उसकी सलाह पे काम करता है। और मंत्री परिषद को किसने भेजा होता है, आम जनता ने भेजा होता है, ठीक है। तो टिहरी राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, और टिहरी राज्य की लड़ाई जब लड़ रहे थे तो आपको पता होगा कि 3 मई 1900 कब, 44 को ये ऐतिहासिक भूख हड़ताल पे बैठ गए, ठीक है। इसमें बैठ गए भूख हड़ताल पे, या अनशन इन्होंने क्या किया, शुरू किया, ठीक, 3 मई 1944। और ये इनका अनशन कब तक चला, तो ये चला 25 जुलाई 1944 ईस्वी तक, ठीक है। तो टोटल दिन कितने हुए, तो टोटल दिन हो गए 84 दिन। और 84 दिन फाइनली 25 जुलाई, देखो 84 दिन तक अगर कोई आदमी भूखा रहेगा तो समझ सकते हैं क्या होगा, है ना। तो फिर क्या हो गया, उस दिन ये शहीद हो गए। यहाँ तो एक दिन, है ना, फास्ट रखना भी मुश्किल हो जाता है, 84 दिन सोचो, ठीक है। और हम 84 दिन अपने लिए नहीं पढ़ सकते ना। अब आप भी सोचो 84 दिन, अब चाहे जो हो जाए, कितने दिन बचे अब वीडियो के लिए, वीडियो के पेपर के लिए कितने दिन बचे, कितने दिन बचे, हाँ लगभग आप ये मान के चलो 80-82 दिन बचे, या 75-80 दिन बचे, लगभग ऐसे दिन। तो आप भी भूख हड़ताल कर दो, भूख हड़ताल में खाना नहीं छोड़ना आपने, बस दिन रात पढ़ना है ना। ये तो टिहरी राज्य सभी लोगों के लिए कर रहे थे, आप तो अपने लिए कर सकते हैं ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक काम करिए, अब 84, अब जितने भी 75 दिन बचे बस लगा दो 75 दिन, भाई छोड़ना नहीं है चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो देखो 25 जुलाई 1944 को ये क्या हो गए, शहीद हो गए। इसीलिए 25 जुलाई को हमारे राज्य में वृक्षारोपण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हरेला। कब मनाया, 25 जुलाई को तो मनाया जाता है। हरेला कौन सा हरेला, जो वृक्षारोपण वाला हरेला, हाँ कब, 16 को मनाया जाता है, चलो पर एक वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वृक्षारोपण लिखो, ठीक है। वृक्षारोपण दिवस के रूप में इनका क्या मनाया जाता है, जिस दिन ये शहीद हुए थे, ठीक है। 25 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वृक्षारोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चल अब अगला प्रश्न है, क्रांतिवीर नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का निर्माण गोविंद बल्लभ पंत ने किया था, इन्होंने किया था, नहीं किया था। पहली बात तो यह है कि जो क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन था ये किस टाइम पे बना था, जब हमारे राज्य में 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान इस संगठन का निर्माण किया था किसने,
कालू मेहरा ने। किसने किया था? कालू मेहरा ने। ठीक है, किसने किया था? कालू मेहरा ने किया था। और इन्हीं कालू मेहरा को क्या माना जाता है? उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी माना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा गुप्त तरीके से संगठन बनाई गई और वहीं से क्या करते थे, 5857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया। वैसे बहुत बड़े लेवल पे नहीं, पर छोटे लेवल पे, और उस टाइम पे इतना करना भी अपने आप में क्या थी, एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, अगर मैं गोविंद बल्लभ पंत की बात करूं तो गोविंद बल्लभ पंत ने कौन सा संगठन बनाया था? तो आपको पता होगा, हैप्पी क्लब, है ना। हैप्पी क्लब की क्या करी इन्होंने? स्थापना करी थी। कब? 1903 ईस्वी में। और कहां पे करी थी? अल्मोड़ा में की थी। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में करी। राज्य की भाषा या कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन 1871 में हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकलता है जो कि कुमाऊनी भाषा में था। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न है, कुली बेगार संबंधी रजिस्टर को 13-14 जनवरी 1921 में मालिनी नदी में फेंका गया। क्या मालिनी नदी में फेंका गया था? तो कहां फेंका गया था? सरयू नदी में फेंका गया था। तो ये बात गलत हो जाएगी। तो कौन सी नदी हो जाएगी? सरयू नदी हो जाएगी। तो ये बात भी गलत होगी। उसके बाद है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1915 में हुई। ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्या हुई? नहीं हुई थी। कब हुई थी? 1912 ईस्वी में हुई थी। तो देखो कौन सा विकल्प सही है? तो केवल बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नहीं, हाँ एक ही। ठीक है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अल्मोड़ा में ही हुआ था ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखो, सबसे पहले विष्णु देवी। क्या विष्णु देवी स्वतंत्रता सेनानी थी? तो बिल्कुल थी, फ्रीडम फाइटर थी। विष्णु देवी के बारे में आप जानते होंगे कि जो विष्णु देवी थी, इनके द्वारा जो अल्मोड़ा नगर पालिका है, अल्मोड़ा नगर पालिका में क्या फहराया गया था? झंडा फहराया गया था। ठीक है, झंडा फहराया गया या तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, या आप और क्या कह सकते हैं, इनके साथ और भी थी, जैसे कुंती देवी। ठीक है, कुंती देवी है, मालती देवी, मंगला देवी, ठीक है, रेवाती देवी। ठीक है, ऐसे 4-5 महिलाएं थी, बहुत सारी थी, लेकिन ये मुख्य नाम है। उसके अलावा देखो, दीपा देवी की बात करें तो जो दीपा देवी है, क्या ये सामाजिक कार्यकर्ता थी? तो बिल्कुल थी। दीपा देवी जो थी, ये टिंचरी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। टिंचरी जानते हैं? शराब, शराब को क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? टिंचरी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, दारू दारू ही है ना। ठीक है, तो देखो, जो दीपा देवी थी, ये किससे थी? टिंचरी आंदोलन से संबंधित। टिंचरी आंदोलन। ठीक है, चलो, वहां पे पौड़ी में जब इन्होंने देखा कि एक दवा वाली जो फार्मेसी है, वहां पे बोतल के अंदर दारू बेची जा रही है, तो इन्होंने पूरी वो दवा खाने में क्या लगा दी? आग लगा दी थी। किसने? दीपा देवी। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात लग रहा है आपको? बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है, दीपा देवी तो टिंचरी आंदोलन से संबंधित यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता हुई। गौरा देवी की अगर बात करें तो क्या पर्यावरण हितैषी थी? तो बिल्कुल थी, है ना। ये जंगलों से जुड़ाव, पेड़ों से जुड़ाव, चिपको आंदोलन, है ना, कई बार हम कर चुके हैं। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? वृक्ष मित्र पुरस्कार। कब? 1986 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगर तुलसी देवी की बात करें तो तुलसी देवी क्या राजनीतिक पार्टी थी? नहीं थी। ये भी क्या थी आपकी? स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया आपका? डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब डी वाला गलत, मतलब इसके हिसाब से करेक्टली मैच बताना है। अच्छा, जो मैच नहीं है ना, तो ये वाला डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1995 में श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे लोगों पर हुए लाठीचार्ज में कौन लोग शहीद हुए? देखो, क्या यशोधर बेंजवाल शहीद हुए थे? तो बिल्कुल हुए थे। दूसरे कौन थे? राजेश रावत, ये भी शहीद हुए थे। क्या हंसा धनाई हुई थी? नहीं। ये कहाँ हुई थी? मसूरी कांड में। ठीक है, जो मसूरी कांड हुआ था, मसूरी कांड में, यानी मसूरी कांड कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 को। ठीक है, तो यहाँ पे ये शहीद हुई थी। क्या बेलमती चौहान? नहीं। तो बेलमती चौहान भी कहाँ शहीद हुई थी? मसूरी कांड में। तो हंसा धनाई और बेलमती चौहान, ये 2 महिलाएं थी जो मसूरी कांड में क्या हुई थी? शहीद हुई थी। बाकी यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत जो है, वो श्रीयंत्र टापू पर क्या हुए थे? शहीद हुए थे। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और बी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो जी, इसके अलावा देखो अगला प्रश्न, कत्यूरी राजा तथा उनसे संबंधित राजधानी के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो बताओ कौन सा सुमेलित है?
क्या? हाँ, नहीं है। देखो, सुभिक्ष राज क्या सुभिक्षपुर है? होगा, ये नॉर्मल सी बात है ना। नरसिंह देव, बैजनाथ, कार्तिकेयपुर। ये माना जाता है ना कि सुभिक्ष राज देव के बाद अगला जो शासक था कार्तिकेयपुर का, वो था नरसिंह देव, जिसने राजधानी को कार्तिकेयपुर से कहां ले गया था? कत्यूरी ले गया था। कत्यूरी यानी बैजनाथ ले गया था, है ना। तो यानी कि पहले तो इसकी कार्तिकेयपुर रही हुई, बाद में बैजनाथ चली गई, यानी कि ये बात भी सही है। बसंत देव जोशीमठ कार्तिकेयपुर, सही बात है। देसठ देव काशीपुर, ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा, है ना। काशीपुर तो आपको कहाँ रह गया? बिल्कुल लास्ट उत्तर प्रदेश के बगल पे रह गया काशीपुर, है ना। तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित हो गया? जो आपके कार्तिकेयपुर राजवंश है उससे संबंधित हो गया। कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में ऑलरेडी भी बता चुका हूं कि कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित जो अभिलेख है वो कहां कहां प्राप्त हुए। तो एक तो पांडुकेश्वर में हुए, दूसरा कहां? बागेश्वर में, और तीसरा कहां? रुद्रप्रयाग में। कहां पर? कंडारा अभिलेख, ठीक है। तो यहाँ पे इनके अभिलेख प्राप्त हुए। इसके अलावा कितने राजाओं का जिक्र मिलता है? 14 राजाओं का जिक्र मिलता है। कितने परिवारों ने? 3 परिवार। पहले परिवार का संस्थापक बसंत देव, दूसरे का कल ही करा था निम्बर देव, और तीसरे का सलोणादित्य, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो, अगर मैं थोड़ा और बढ़ूं तो थोड़ा और चीज आज देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इनका प्रशासनिक ढांचा कैसा डिवाइड रहता था। जैसे वर्तमान में क्या होता है? सबसे बड़ा देश होता है, उसके बाद राज्य होता है, फिर क्या होता है? जिला होता है, फिर तहसील होता है, ऐसे होता है। तो उनके टाइम पे कैसा था? ठीक है, तो उनके टाइम भी सबसे बड़ा क्या होता था? देश ही होता था। देश का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? राजा। वो कौन होता था? राजा, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिख रहा हूं? प्रमुख लिख रहा हूं। उसके अलावा देश किस में डिवाइड रहता था? राज्यों में। राज्य को ये क्या बोलते थे? राज्य को ये कहते थे क्या? ऊपरी। राज्य को क्या कहते थे? ऊपरी कहते थे। या क्या कहा जाता था? भुक्ति। क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। और जो इसका हेड होता था उसको क्या बोला जाता था? ऊपरी कहा जाता था, ऊपरिक कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? ऊपरी कहा जाता था। उसके बाद अगर एक सेकेंड, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा इससे? ये पूरा ही मिट जाएगा ना? अरे पूरा ही मिट गया, चलो कोई बात नहीं। देखो, इस तरफ लिखना आप कौन सी यूनिट है, ठीक है। और इस तरफ क्या लिखेंगे हम? इस तरफ लिख देंगे प्रमुख। थोड़ा ज्यादा स्थान चाहिए ना, तो देखो यहाँ पे देश को ये लोग क्या बोलते थे? देशी बोलते थे। और देश का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। उसके बाद जो दूसरी यूनिट होती थी वो कौन सी होती थी? राज्य। वर्तमान में क्या होता है? राज्य। राज्य को ये लोग क्या बोलते थे? ये कहते थे क्या? ऊपरी या भुक्ति कहते थे, ठीक है। और इसका प्रमुख कौन होता था? तो प्रमुख होता था ऊपरिक। इसके बाद ये लोग जिले को, ये जिले को क्या बोलते थे? ये जिले को बोलते थे विषय। क्या कहते थे? विषय कहते थे। और विषय का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? विषयपति कहते थे। उसके बाद जिला डिवाइड होता था किसमें? तहसीलों में। और ये तहसील को क्या कहते थे? ये तहसील को कहते थे क्या? कर्मांत। क्या कहते थे? कर्मांत कहते थे। और कर्मांत का जो प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? कर्मपति कहते थे। क्या कहते थे? कर्मपति कहते थे। तहसील किसमें बटी होती थी? तो तहसील बटी होती थी किसमें? क्या बोलते हैं? सदर। क्या बोलते हैं उसको? गज। तहसील खत, सॉरी क्या बोलते हैं? खत। और खत को क्या बोलते हैं? खती बोलते हैं। तो खत का यहाँ जो होता था उसको बोलते थे सदर सयाना। क्या बोलते थे? सदर सयाना कहा जाता था। और उसके बाद लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? गांव, ठीक है। गांव को क्या बोलते थे? ग्रामी बोलते थे। और ग्राम का जो मुख्य होता था उसको क्या बोलते थे? ग्रामपति नहीं, इसको बोलते थे, देखना पड़ेगा इसको, मुकद्दम बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? मुकद्दम बोलते थे, मुकद्दम कहते थे, ठीक है। तो क्या कहते थे? मुकद्दम कहते थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। कभी कभी आ जाता है कि कार्तिकेय पूर्व वंश के समय जिले को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि विषय का प्रमुख कौन हुआ करता था? तो विषयपति हुआ करता था। कार्तिकेय पूर्व वंश समय ग्राम को क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। और ग्राम का मुख्य कौन होता था? मुकद्दम होता था, ठीक है। इसके अलावा राज्य को क्या कहते थे? तो राज्य को क्या कहते थे? ऊपरी या मुक्ति। और इसी का हेड कौन होता था? ऊपरिक होता था। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रख रहे हैं
कि कार्तिकेयपुर वंश के टाइम पे कुल जो जिले थे वो कितने जिले थे, कितने विषय थे, 5, 4 नहीं 5 विषय थे। कितने थे, 5 विषय, ये भी याद रखना है। कितने विषय थे, 5 विषय, यानी जिलों की संख्या कितनी थी, 5 थी। अब ये 5 कौन कौन से थे, तो जैसे एक था ऐशाल, एक कौन सा था, ऐशाल, एक था टंकणपुर, एक कौन सा था, टंकणपुर, एक था कौन, मायापुर, एक कौन सा था, मायापुर, एक था आपका कौन सा, कार्तिकेयपुर, एक कौन सा था, कार्तिकेयपुर। ये याद रखना, कई बार पेपर में आया हुआ है। एक है आपका कार्तिकेयपुर और एक है आपका कौन सा, अंतरांग, अंतरांग हो जाएगा। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर वंश 5 जिलों में फैला हुआ था, या इनका देश 5 जिलों में बटा हुआ था। क्लियर है इतनी बात। चलो, तो इसका आंसर कौन सा हुआ आपका, देव वाला, लिख दिया। अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनको, इनकी रानी, देखो राजा को रानी से क्या करना है, मिलान करना है, तो मिला देते हैं ना, बिछड़ गए। ठीक है, तो देखो निम्बर देव की रानी कौन थी, दासुनाथु। इष्टगण देव की कौन सी थी, धारा देवी। अधिराज देव की कौन सी थी, लद्दा देवी। और बसंत देव की कौन सी थी, राजनारायणी देवी, है ना। तो नाम तो बड़ा बढ़िया था। ठीक है, सभी रानियों का। चलो जी, बाकी ये मिला देना आप लोग। ठीक है, मिला दिया, अच्छा नहीं मिलाया, सीधे 4 3 2 1, निम्बर, दाशु, इष्टगण देव, धारा देवी, अधिराज देव, लद्दा देवी और बसंत देव आपका राजनारायणी देवी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुर निम्न में से किस राजवंश की राजधानी रही थी, जिसका उल्लेख वेदसांग ने किया है। तो किसकी राजधानी थी, तो ये थी पौरव वंश की राजधानी। इसके अलावा देखो, अगर हम चंद वंश की राजधानी की बात करें तो कौन सी थी, चंपावत। और चंपावत में कौन सा किला हुआ करता था, राजगुंगा किला। कौन सा था, यहाँ पे राजगुंगा में इसकी राजधानी थी। बाद में चंपावत के बाद राजधानी कहाँ शिफ्ट हो गई थी, अल्मोड़ा शिफ्ट हो गई थी। और अल्मोड़ा में कौन सा महल बनाया था ना, कौन सा महल बनाया था, खगमरा कोट, खगमरा कोट। और किसने बनाया था, भीष्मचंद्र ने खगमरा कोट। लेकिन राजधानी चेंज नहीं कर पाया था। राजधानी चेंज किसने करी, बालो कल्याण चंद ने करी थी। ठीक है, वहीं अगर पंवार वंश की बात करें तो इनकी पहली राजधानी कहाँ थी, चांदपुरगढ़। उसके बाद कहाँ गई, देवलगढ़। और देवलगढ़ के बाद इन्होंने राजधानी कहाँ कहाँ ले गया था, श्रीनगर। और कौन ले गया, तो ये ले गया था कौन, अजयपाल। ठीक है, गढ़वाल का प्रतापी राजा, जिसने पूरे गढ़वाल का क्या किया, एकीकरण किया। उसके बाद पौरव वंश तो हो गया। अब बाकी अगर कुड़िंदों की बात करें तो देखो, जो कुड़िंद लोग थे, कुड़िंद को अलग अलग साहित्यों में अलग अलग नाम से बुलाया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले महाभारत में इनको क्या कहा गया है, महाभारत में क्या कहा गया, द्विज कहा गया। क्या कहा गया, द्विजु कहा गया। उसके अलावा अगर बात करें तो विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, कुड़िंदोपश्य। क्या कहा गया है, कुड़िंदोपश्य कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र पता है आपको, अर्थशास्त्र एक रचना है किसकी, कौटिल्य की। अर्थशास्त्र में क्या कहा गया, कुड़िंदजन। क्या कहा गया, कुड़िंदजन। और एक आदमी है कौन, टॉलमी। टॉलमी ने क्या कहा, हाँ टॉलमी ने क्या कहा, कुड़िंदों को कुड़िंद राइन कहा है, कुड़िंद राइन कहा है। तो अलग अलग लोगों ने यहाँ पे क्या किया, या अलग अलग पुराण में या अलग अलग साहित्यों में कुड़िंद लोगों को अलग अलग नामों से जाना गया है। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा कुड़िंद वंश की बात करें तो 3 प्रकार की मुद्राएं मिली है। ठीक है, कौन कौन सी, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा और उसके अलावा अमोद भूति प्रकार की मुद्राएं मिली। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, नहीं लिखा था, कोई नहीं, बाद में वीडियो में देख लेना, है ना, ऑप्शन अवेलेबल है। चलो इसके अलावा अगला प्रश्न है, देखो गढ़वाली समाचार पत्र कब आया था, नहीं कब आया नहीं, एडिटर कौन था, तो गिरिजादत्त नैथाणी। ठीक है, गिरिजादत्त नैथाणी 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र। उसके अलावा देखो अगर मैं कर्मभूमि की बात करूं तो कर्मभूमि में कौन थे, देखो भक्त दर्शन और कौन, भैरवदत्त। कहां से हुआ था ये, लैंसडाउन से। शक्ति की अगर बात करें तो क्या शक्ति से बद्रीदत्त पांडे थे, बिल्कुल सही बात है। और रूपाप की बात करें तो इसको सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा क्या किया जाता था, संपादित किया जाता था। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1।
ठीक है, और 3 का 3, 4 का 4, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य या हमारे राज्य का पहला जो अखबार था या पहली जो पत्रिका थी कौन सी थी? द हिल्स। ठीक है, कौन सी थी? द हिल्स। कब आई थी? 1842, 42 या 41, ये बात चेक कर लेते हैं, इसको गलत नहीं होना चाहिए ना। 1842 में, चलो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, द हिल्स। और ये कहां से होता था? मसूरी से होता था। कहां से होता था? मसूरी से होता था। ये हमारे राज्य का क्या था? पहला अखबार था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस भाषा में था, तो ये इंग्लिश में था। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? इंग्लिश में। गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? गढ़वाली ही था। अच्छा, गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र गढ़वाली था। यह विशाल कीर्ति था। ठीक है, कौन सा था? विशाल कीर्ति था। कौन सा था? विशाल कीर्ति था। और कब निकला था ये विशाल कीर्ति? 1913 में। ठीक है, 1913 में। बाकी आपको पता है बाद में क्या हो जाता है? मिल जाते सारे, है ना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं। निम्नलिखित में गढ़वाल क्षेत्र का वह लोकगीत जिसे नारी हृदय वेदना के साथ उसके रूप सौंदर्य का वर्णन होता है, तो नारी हृदय की वेदना किसमें होगी? झुमेलो गीत में होगी, है ना। मायके की याद, सबकी याद, है ना, तो झुमेलो गीत गाया जाता है। झुमेलो गीत की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक और चीज याद रखना, इसको बोला जाता है जंबालिका श्रेणी का गीत। ठीक है, जंबालिका श्रेणी का गीत। जंबालिका श्रेणी का क्या है? ये गीत है। ठीक है, होरी गीत तो जानते हैं आप। होरी, होरी गीत क्या? होली के टाइम पे जो गीत गाए जाते हैं। पट्ट गीत मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पट्ट गीत क्या होता है? उपदेशात्मक गीत होते हैं। कैसा गीत? उपदेशात्मक गीत। उपदेशात्मक गीत में पट्ट गीत के अलावा और कौन सा गीत है? चूरा गीत। कौन सा गीत है? चूरा गीत। ठीक है, उसके अलावा देखो न्योली गीत की बात करें तो न्योली कैसा होता है? वन गीत होता है। वनों में गाए जाने वाला जो गीत है वन गीत हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सूची सूची एक और सूची दो में मिलान करना है। तो सबसे पहले देखो इधर बगवाल। बगवाल मेला कहाँ होता है? देवी धुरा। ठीक है, 4 खेमे भाग लेते हैं। ठीक है, कितनी बार बता चुका हूँ। माँ बारही देवी बारी धाम। ठीक है, यहाँ पे मंदिर है। उसके अलावा देखो अगर चैती की बात करें तो चैती कहाँ पे है? काशीपुर में है। लेकिन अगर आपका चैतौला आ जाए तो चैतौला कहाँ पर है? चैतौला मेला कहाँ पे होता है? तब पिथौरागढ़ में होता है। चैती मेला कहाँ पे होता है? हाँ, कहाँ पे होता है? काशीपुर में, यानी उधम सिंह नगर में। गबला देव तो ये दारमा में हो जाएगा। और मोस्ट मानो, ये परीक्षा वाणी कहाँ से लागे रहे सर से? मोस्ट मानो परीक्षा वाणी, इसने अपनी तरफ से ऐड कर दिया इसको परीक्षा वाणी। ये नहीं, ये कुछ नहीं है। ठीक है, मोस्ट मानो परीक्षा वाणी। चलो, ये मोस्ट मानो, तो मोस्ट मानो कहाँ पे होता है? पिथौरागढ़ में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न आ जाते हैं। ऑप्शन देखो, चेक कर लो। देखो बगवाल का एका दो है कहीं? खत्म हो गया रे, एक ही देखो बस, खत्म हो गया प्रश्न। एका दो एक में ही है, खत्म, बस आगे देखना ही नहीं और मिलाना ही नहीं। क्यों जबरदस्ती मिलाना ना। चलो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र मोलाराम द्वारा बनाया गया? क्या चंद्रमुखी बनाया गया? तो बिल्कुल बनाया गया। क्या मयंक मुखी बनाया गया? ये भी बनाया गया। उत्कंठिता नायिका ये भी बनाया गया। दंपति ये भी बना, भाई सारे सारे बना गए, है ना। ठीक है, तो दंपति हो गया, उत्कंठिता नायिका, मयंक मुखी, चंद्रमुखी, ये सारे चित्र किसके हैं? मोलाराम के। मोलाराम एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? चित्रकार है। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि मोलाराम को किन राजाओं का संरक्षण प्राप्त था? कितने राजाओं का संरक्षण प्राप्त था? तब आपको याद रखना कितने? 5 राजा। कभी कभी उनका नाम भी आ जाते हैं। तो 5 राजाओं का क्या था? संरक्षण प्राप्त था। अब ये 5 राजा कौन कौन से थे? तो देखो, एक थे कौन? प्रदीप शाह। एक थे कौन? ललित शाह। एक कौन थे? जयकीर्ति शाह। एक कौन से थे? जयकीर्ति शाह थे। उसके अलावा कौन हुए? प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह। और उसके बाद कौन हुआ है? सुदर्शन शाह। हाँ, सुदर्शन शाह ने तो इसको ज्यादा मुंह ही नहीं लगाया ना, है ना। सुदर्शन शाह ने था, ये संरक्षण तो प्राप्त था, चित्रकार तो था ही, लेकिन सुदर्शन शाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं था मोलाराम। क्यों नहीं था? हाँ, क्योंकि अब देखो बीच में कौन आ गए थे? गोरखा लोग आ गए थे। जब गोरखा आए तो राजा कौन है? अब गोरखा वाले हैं। अतः अब ये चित्रकार वहां भी है ना। तो अब इसके लिए तो क्या, जो राजा है कोई भी हो तो उसकी क्या करना? प्रशंसा करना।
तो सुदर्शन शाह ने बोला ना, बेटा जब हम नहीं थे तब तो किसकी तारीफ कर रहा था, गोरखों की तारीफ कर रहा था, है ना, और अब हम आ गए, अब तो फिर हमारी तारीफ करने लग गया, है ना। ठीक है, तो इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पे, है ना, तो इसीलिए मोलाराम ने इसकी खूब सारी बुराइयां भी करी है सुदर्शन शाह की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति, प्रद्युमन शाह और सुदर्शन शाह। इसके अलावा मोलाराम द्वारा बनाए गए कुछ और चित्र भी है, जैसे इसका एक चित्र किस काल का है, प्रारंभिक काल का चित्र है। ठीक है, जैसे ये वाला जो चित्र है मयंक मुखी, ये प्रौढ़ काल का चित्र है। कौन सा है, प्रौढ़ काल, प्रौढ़ काल का चित्र है, प्रौढ़ काल का चित्र। ठीक है, इसके अलावा इसका एक प्रारंभिक काल का भी एक चित्र है, प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक काल, यानी जब छोटा था, प्रारंभिक प्रारंभिक काल या अवस्था का जो चित्र था इसका, वो था मोर प्रिया। कौन सा था, मोर प्रिया। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आ जाएगा कि मोलाराम का प्रौढ़ काल का चित्र कौन सा था, तो कौन सा था, मयंक मुखी। अगर ऐसा आ जाता कि प्रारंभिक काल का चित्र कौन सा था, तो मयंक मुखी हो जाएगा। अगर मैं दंपति की बात करूं तो दंपति इसका किस प्रकार का चित्र था, ये इसका कौन सा था, रूप चित्र। कौन सा था, रूप चित्र। और किसका चित्र बना रखा था, है, प्रद्युमन शाह और उनकी पत्नी का चित्र था। ठीक है, दंपति हो जाएगा। इसके अलावा इनके कुछ श्रृंगार चित्र भी थे। क्या थे, श्रृंगार चित्र। कौन से चित्र थे, श्रृंगार चित्र। और श्रृंगार चित्र में जैसे लिख दो दो चार, एक लिखना बी प्रलंबा नायिका, श्रृंगार चित्र में एक ये लिखो ब्री वी प्रलंबा नायिका। दूसरा लिखना वासक सटिया नायिका, वासक सटिया नायिका। तीसरा लिखो सितार प्रिया, सितार प्रिया। अगला चित्र लिखो हिंडोला, और अगला लिखना मस्तानी। ये सारे इसके कौन से चित्र थे, श्रृंगार चित्र थे। तो यहीं पे कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मोलाराम पे आपसे ये पूछ सकता है कि इसका मस्तानी किस प्रकार का चित्र था, प्रारंभिक काल का, प्रौढ़ काल का, श्रृंगार या रूप चित्र, तो कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार चित्र हो जाएगा। बाकी चंद्रमुखी है या आपकी उत्कंठिता नायिका है, ये आपके अन्य चित्र थे, जैसे जयदेव वजीर है, राधा कृष्ण मिलन है, ये उसके अन्य चित्र थे। ठीक है, चलो, तो ये था मोलाराम। मोलाराम के बाद अगला प्रश्न है, प्रत्येक तीसरे वर्ष भाद्र मास में पूजा पाठ व किशोरे के उपनयन संस्कार हेतु छिपला केदार यात्रा की जाती है। तो कहाँ पे की जाती है भाई, पिथौरागढ़ में की जाती है। ये वाला तो मैं शायद कई बार बता भी चुका हूँ। इसके अलावा देखो हमारे राज्य में कुछ और यात्राएं भी होती है, जैसे उत्तर काशी में कौन सी होती है, उत्तर काशी में कौन सी होती है, वारुणी पंचकोसी यात्रा, वारुणी पंचकोसी यात्रा। ठीक है, वारुणी पंचकोसी यात्रा। इसके अलावा एक यात्रा उत्तर काशी और टिहरी गढ़वाल में भी होती है, इसको बोलते हैं क्या, सहस्त्र ताल महासर ताल, महासर ताल यात्रा। ठीक है, सहस्त्र ताल महासर ताल यात्रा बोलते हैं। इसके अलावा एक यात्रा आपकी टिहरी गढ़वाल में होती है, कौन सी, टिहरी गढ़वाल। कौन सी, खतलिंग, खतलिंग, खतलिंग केदार नहीं, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। ठीक है, इसके अलावा एक यात्रा होती है टिहरी गढ़वाल प्लस रुद्रप्रयाग में, और उसको बोलते हैं क्या, पवाली काठा, पवाली काठा केदार यात्रा। ठीक है, पवाली काठा केदार यात्रा। पिथौरागढ़ की अगर मैं बात करूं तो देखो पिथौरागढ़ में कौन सी, एक दवयोरा यात्रा बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक यात्रा कौन सी होती है, हिल यात्रा होती है। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, पिथौरागढ़ में होती है। ठीक है, तो कुछ यात्राएं हैं, ये यात्राएं अपने आप में क्या है, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद में रखनी। ठीक, चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा, बिहू और मणिपुर के रास शैली में, तो कौन सा है, चौफला नृत्य। चौफला नृत्य के बारे में कई बार बता चुका हूँ। चौफला नृत्य में 4 भाव होते हैं, कौन कौन से, रति, हास, मनोहार और अनुनय। और कितने शैली के चौफला होती है, 3 शैली। कौन कौन सी, लालुड़ी, खड़ा और मयूर चौफला। ठीक है, ये शैली है अलग अलग। बाकी झुमेलो अभी बताया, जम्बालिका श्रेणी, और जो नवविवाहित महिलाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है। छोलिया नृत्य कैसा नृत्य है, युद्ध शैली का नृत्य है, युद्ध शैली का नृत्य है। और कहाँ पे किया जाता है, तो कुमाऊं में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है, कुमाऊं। बाकी पांडव नृत्य आपको पता है गढ़वाल क्षेत्र में खूब होते हैं पांडव नृत्य, है ना। और यहाँ पे उसके अलावा एक और नृत्य होता है बगड़वाल नृत्य।
ठीक है। एक और होता है कौन सा नृत्य, बगड़वाल नृत्य। और बगड़वाल नृत्य मेन किस पे आधारित है, जीतू बगड़वाल की कहानी पे आधारित है। और कहां से थे जीतू बगड़वाल, बगुड़ी गांव टिहरी गढ़वाल। ठीक है, लिख दो, एक बगड़वाल नृत्य भी होता है, बगड़वाल नृत्य। ठीक है, और जो बगड़वाल नृत्य होता है किस पे आधारित है, जीतू बगड़वाल, हाँ जीतू बगड़वाल पे आधारित है। और ये जीतू बगड़वाल कहाँ के थे, बगुड़ी गांव। बगुड़ी गांव कहाँ पे पड़ता है, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, चले, तो ये आपका जो चमोली रुद्रप्रयाग टिहरी वाला इलाका है वहाँ पे खूब होता है आपका कौन सा, बगड़वाल नृत्य होता है। बाकी पांडव नृत्य तो होता ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष वैशाख माह में जाक देवता मेला कहाँ पे होता है, ये रुद्रप्रयाग की गुप्त काशी में होता है भाई, है ना, रुद्रप्रयाग की गुप्त काशी में होता है। और आपको पता होगा यहाँ पे जिस व्यक्ति पर देवता आता है वो जलते अंगारों पे चलता है, जलते अंगारे मतलब कोयले, है ना, और ऐसा लंबा सा होगा और उस पर चलेगा, जिस आदमी पे क्या आएगा, देवता आएगा। रुद्रप्रयाग की अगर मैं बात करूं तो देखो रुद्रप्रयाग में और मेले भी होते हैं, जैसे कौन सा, एक होता है अन्नकूट मेला। कौन सा होता है, अन्नकूट मेला होता है। इसके अलावा एक और मेला कार्तिक स्वामीनाथ मेला, कार्तिक स्वामीनाथ मेला, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है ना, ठीक है, कौन से पर्वत पे, क्रौंच पर्वत पे, कार्तिक स्वामीनाथ मेला। इसके अलावा एक और मेला होता है कोटेश्वर मेला। ठीक है, ये कुछ मेला आपको क्या करने, याद रखने। उसके अलावा देखो अगर अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में भी कई सारे क्या होते हैं, मेले होते हैं। जैसे एक मेला सबसे ज्यादा फेमस है शालदे बिखौती, शालदे बिखौती मेला। इसके अलावा एक और सुना होगा आपने, श्रावणी मेला। ठीक है, उसके अलावा सोमनाथ मेला है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे मेले हैं। सोमनाथ मेले के अलावा अगर आप लिखना चाहते तो एक गणनाथ का मेला है। ठीक है, तो गणनाथ का मेला भी कहाँ पे होता है, अल्मोड़ा में होता है। उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर में कौन कौन से होता है, तो देखो एक चैती मेला होता है, एक होता है अटरिया मेला, अटरिया देवी, अटरिया मेला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, रामडोला, रामडोला मेला हो गया। उसके अलावा झड़ी महादेव मेला, झड़ी कौन सा, झड़ी महादेव मेला। ये कुछ मेले हैं यहाँ पे, कहाँ पे, उधम सिंह नगर में। देहरादून में तो पता ही है सबसे फेमस कौन सा है, झंडा मेला है। ठीक है, टपकेश्वर मेला है, टपकेश्वर मेला हो जाएगा। बाकी एक और ये भी हर साल होता है, खलंगा मेला। ठीक है, हाँ खलंगा मेला हो गया। ठीक है, ये गोरखाओं सेना से संबंधित है। ठीक है, तो ये कुछ मेले। अगला प्रश्न है, देहरादून में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी को अर्थात होली के 5वें दिन किस मेले, कौन सा मेला होता है, तो देखो ये होता है कौन सा मेला, झंड मेला, झंड मेला नहीं, झंडा मेला, सॉरी, है ना, कौन सा मेला होता है, झंडा मेला होता है ना। झंडा मेला की अगर बात करें तो देखो जो झंडा मेला है, झंडा मेला सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि 1676 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में क्या होता है, गुरु राम राय कहाँ आए, देहरादून आए। गुरु राम राय कहाँ पहुंचे, देहरादून पहुंच गए। देहरादून जब पहुंचे तो इनको फतेह शाह ने 3 गांव दान दिए थे, है ना, तो फतेह शाह ने कितने गांव दिए, 3 गांव। फतेह शाह ने कितने गांव दिए, 3 गांव। कौन कौन से, तो एक तो चामासारी, एक तो हो गया राजपुर, राजपुर गांव जिसको आजकल राजपुर रोड बोलते हैं, और इसके अलावा कौन सा हो गया, खुड़बुड़ा हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, 3 गांव दिए गए थे, चामासारी, राजपुर गांव और खुड़बुड़ा गांव। यही खुड़बुड़ा में गुरु राम राय के द्वारा क्या किया गया, दरबार साहिब की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, गुरुद्वारा। ठीक है, दरबार साहिब की क्या की गई, स्थापना की गई। या आप ये कह सकते हैं दरबार साहिब की जगह पे आप ये कह सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं आप, झंडा साहिब की स्थापना करी, है ना, दरबार साहिब इनकी पत्नी बनाई। ठीक है, झंडा साहिब की स्थापना करी, क्या बोलेगा, झंडा साहिब, झंडा साहिब की स्थापना करी, झंडा साहिब की स्थापना करी। ठीक है, बाद में देखो गुरु राम राय की मृत्यु होगी, इनके बेटे थे नहीं, तो इसलिए उत्तराधिकारी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर बाद में उत्तराधिकारी जिस व्यक्ति को बनाया गया उसको बोला गया कि जो गुरु राम राय का बेस्ट शिष्य होगा वही क्या बनेगा, गुरु राम राय का उत्तराधिकारी बनेगा। और उसी पद को क्या नाम दिया गया, महंत, है ना। तब से देखा होगा आपने, एक परंपरा है कि हर बार क्या होता है, एक महंत की नियुक्ति होती है। ठीक है, चलो अब देखो उसके बाद क्या हुआ कि 1699 ईस्वी में क्या हुआ, गुरु राम राय की पत्नी का नाम था पंजाबी कौर, क्या था उनका नाम, या पंजाब कौर। ठीक है, इन्हीं पंजाब कौर के द्वारा झंडा मेला की शुरुआत की गई, कब, 1699 में।
1707 ईस्वी में पंजाब कौर ने क्या किया कि यहीं पर दरबार साहिब की स्थापना कर दी। ठीक है, यानी क्या बना दिया, एक क्या बना दिया, गुरुद्वारा बना दिया। दरबार साहिब गुरुद्वारा की क्या करी, स्थापना करी। दरबार साहिब गुरुद्वारा की स्थापना करी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। इतनी बातें हैं जिससे झंडा मेला से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में संस्कृति के सभी पहलुओं के विकास के लिए, देखो संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना 2004 में की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिनाब घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है भाई। चिनाब घाटी बताओ कहाँ स्थित है, तो चमोली में स्थित है। कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। अब देखो आजकल थोड़ा घाटियों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कुछ और घाटियां देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम कहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में कौन कौन सी घाटी है, एक घाटी है कोरोमंडल। कौन सी है, कोरोमंडल घाटी, कोरोमंडल घाटी। एक है सिमल खेत घाटी, सिमल खेत घाटी। कौन सी घाटी है, कोरोमंडल हो गया, सिमल खेत घाटी हो गया। उसके अलावा गनान और पनार, मनान, अच्छा मनान एंड पनार घाटी। ठीक है, मनान एंड पनार घाटी। इसके अलावा अगला है गेवाड़ और बरारो, गेवाड़ व बरारो है, गेवाड़ और बरारो घाटी। कोरोमंडल घाटी, सिमल खेत घाटी, मनान एंड पनार घाटी, गेवाड़ घाटी और बरारो घाटी। ये घाटियां कहां पर है, अल्मोड़ा में। वहीं अगर हम चमोली की बात करें तो चमोली में कुछ फेमस घाटियां हैं, जैसे आपने नीति घाटी सुना होगा। उसके अलावा आपने उर्गम घाटी सुना होगा, उर्गम घाटी के अलावा हिलंग घाटी सुना होगा आपने। ठीक है, नीति, उर्गम, हिलंग, और इसके अलावा एक दो और लिख दो, जैसे निजमुला घाटी, निजमुला घाटी, सोल घाटी, निजमुला घाटी, उसके अलावा सोल घाटी। ठीक है, निजमुला घाटी हो जाएगा, सोल घाटी हो जाएगा। और इसके अलावा एक और घाटी लिखना है तो मंडल घाटी भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मंडल घाटी। ठीक है, तो ये घाटियां आपकी कहां पे, चमोली, नीति, उर्गम, हेलंग, निजमुला, सोल और मंडल। अल्मोड़ा में कोरोमंडल, झिलमिल, झिलमिले, सिमलखेत, मनान एंड पनार, गेवाड़ और बरारो। अगला प्रश्न है, देहरादून में तो देहरादून घाटी हो जाएगी ना, दोन घाटी। ठीक, तो लिखने की आवश्यकता है नहीं इसको। लेकिन मैं कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, कौन सा है, थांगला दर्रा है। सभी को पता है कहां पर है थांगला दर्रा, उत्तरकाशी में। किसको जोड़ता है, भारत और तिब्बत या भारत और चाइना को जोड़ता है। अगला प्रश्न आ जाओ, असत्य विकल्प का चुनाव करना है। मृगथुनी चमोली बागेश्वर बिल्कुल ठीक है, नंदाकोट पिथौरागढ़ बागेश्वर ये भी ठीक है, ऋषि पहाड़ चमोली उत्तरकाशी ये गलत है। ऋषि पहाड़ कहाँ पे आपका, पिथौरागढ़ में। तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी हरदेवल आपका चमोली पिथौरागढ़ बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मुरदगाड़ के संगम पर स्थित है, तो कौन सा है, लाखामंडल है। बाकी देखो कण्वाश्रम आपको पता है कौन सी नदी के किनारे है, सुयाल नहीं, सोलान, मालिनी नदी। ठीक है, हाँ मालिनी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यमुना नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, तो यमुना नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, कौन सा, सूर्यधार नहीं, कोठार। ठीक है, कौन सा है, कोठार है। यमुना नदी पे कौन सा है आपका, सॉरी कोठार नहीं, सूर्यधार हो जाएगा। ठीक है, गलत हो गया रे। ठीक है, कोठार किस पे है, तो कोठार है आपका किस पे, तो कोठार है आपका कोसी नदी पे। कहां पर है, कोसी नदी पर। कोसी नदी पे मतलब कहां पे, अल्मोड़ा हो जाएगा। वहीं अगर कालागढ़ की बात करें तो कालागढ़ कहां पे हो जाएगा, पश्चिमी रामगंगा हो जाएगा, पश्चिमी रामगंगा नदी। और कहां पे हो जाएगा, पौड़ी में। उसके अलावा किसाऊ बांध परियोजना किस पे है, टोंस नदी पर है। कहां पर है, टोंस नदी। और टोंस नदी में कहां पे, देहरादून, जो जौनसार वाला इलाका है। ठीक है, चलो। और एक देखो, एक सूर्यधार है और एक आपने सुना होगा सूर्यधर झील। सूर्यधर झील सुना है, हाँ ये किस नदी पर है, ये ध्यान रखना, जाखन नदी पर है, जाखन नदी। जाखन नदी कहां पर है, देहरादून में, ये याद रखना है। ये वाली जो झील थी वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ठीक है, हाँ ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था भाई, बना भी दिया भाई ने। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाओ, उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रह का कार्य सहकारिता विभाग के द्वारा जड़ी बूटी विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी, 1972 में की गई थी। ठीक है, चलो जी। इसके बाद अगला प्रश्न है,
कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? तो देखो ये बड़ा कॉमन सा प्रश्न है ना। ठीक है, देखो क्या सड़कों का विस्तार से क्या जैव विविधता ह्रास होगा? अच्छा नहीं होगा, हाँ नहीं है, जिससे जैव विविधता का ह्रास नहीं होगा। सड़कों का विस्तार, सड़क बनेगी, पेड़ कटेंगे, पहाड़ कटेगा, तो जैव विविधता का ह्रास होगा। नगरीकरण, नगरीकरण से भवन बनेंगे, जमीन आपकी सब कुछ बनेगा, रोड बनेंगे, सब कुछ बनेगी, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। उसके अलावा देखो कृषि का विस्तार, इससे भी होगा ऑब्वियसली बात, थोड़ा बहुत, है ना। बंजर भूमि का वनीकरण, इससे तो जैव विविधता बढ़ेगी, है ना। बंजर भूमि में अगर आप पौधे लगाएंगे तो जैव विविधता ह्रास होगा या जैव विविधता अच्छी होगी? अच्छी होगी, ऑब्वियसली बात है ना। आपको और बायोडाइवर्सिटी दिखेगी, नए नए पक्षी आएंगे अगर आपने पौधे लगा दिए बंजर भूमि में। चलो जी, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हिमालयन एनवायरमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, हिमालय पर्यावरण, अच्छा सेम ही हो गया ना। हेस्को की स्थापना, हाँ ये 1986 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, 1986 मेन जब आता है तो मेन, ठीक है मेन, वैसे ये भी ठीक है वैसे, तो इसको आप सही भी करेक्ट कर सकते हैं। 1986 भी आएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैसे 1969 में इन्होंने नौकरी छोड़ी थी, हाँ ठीक है। 1986 वैसे मेन हेस्को जो है 1986। पर्यावरण मित्र योजना, ये आपकी कब शुरू होती है? 2006 में होती है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड सेवा निधि 1967 ईस्वी में। अब बाकी मिला दो अपने हिसाब से। ठीक है, चल अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? तो भाई ये है कहां पे? लाल कुआं। और लाल कुआं किस जनपद में स्थित है? तो लाल कुआं आपका स्थित है कहां पर? नैनीताल में स्थित है। इसके अलावा देखो डेयरी से संबंधित ही एक और संस्थान है जिसको बोलते हैं डेयरी शोध एवं विकास संस्थान। क्या बोलते हैं? डेयरी शोध एवं विकास संस्थान, विकास संस्थान, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान आपका कहां पर है? तब आपका आंसर होगा हल्द्वानी हो जाएगा। और हल्द्वानी भी कहां पर है? नैनीताल। ठीक है, चलो अगला प्रश्न नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है जनघनत्व के मामले में? तो कौन सा स्थान है? तो ये 25वां स्थान। कौन सा स्थान है? 25वां स्थान। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो जनघनत्व है वो 190 है। वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का कितना था? 159 था। कितना था? 159। तो यानी कि इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई? प्लस 30 की बढ़ोतरी हुई। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि 2001 की तुलना में 2011 में कितना बढ़ा है? तो कितना बढ़ा है? 30 लोग बढ़े, यानी 1 किलोमीटर में 30 व्यक्ति बढ़े। इसके अलावा अगर हम जनघनत्व की बात करें तो देखो जनघनत्व के मामले में हमारे राज्य में प्रथम डिस्ट्रिक्ट कौन है जहाँ पे सबसे ज्यादा जनघनत्व है? हरिद्वार। ठीक है, तो देखो हाईएस्ट में सबसे ज्यादा हरिद्वार हो जाएगा। हरिद्वार के बाद कौन सा हो जाएगा? उधम सिंह नगर हो जाएगा। उधम सिंह नगर के बाद देहरादून हो जाएगा। देहरादून के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? नैनीताल हो जाएगा। और एक और लिख देते हैं, नैनीताल के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? अल्मोड़ा हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जनघनत्व यहाँ का है, फिर यहाँ का थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम और कम। ठीक, लेकिन अगर ये पूछा जाए आपसे कि हमारे राज्य में सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है, तो तब कहाँ हो जाएगा? आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी हो जाएगा। तो देखो सबसे कम आपका उत्तरकाशी। उसके बाद देखो कौन सा? चमोली। चमोली के बाद कौन सा हो जाएगा? पिथौरागढ़ हो जाएगा। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ के बाद बागेश्वर, और बागेश्वर के बाद कौन सा हो जाएगा? रुद्रप्रयाग हो जाएगा। और यहाँ पे वैसे भी दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाना है? देखो ये मैदानी इलाके, तो ऑब्वियसली बात है जनघनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। वहीं अगर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की बात करें तो इन तीनों जनपदों में महान हिमालय सबसे ज्यादा फैला है। और महान हिमालय में जनसंख्या निवास नहीं कर सकती, है ना, वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं है वहां पे, इसलिए जनघनत्व ऐसे इलाके में क्या होगा? सबसे कम होगा। इसलिए जनघनत्व सबसे कम के मामले में कौन होंगे? 3 जनपद होंगे आपके, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। क्लियर इतनी बात? चलो अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट है, तुबेरा, बाजू, तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये भोटिया के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, हिमालय राजमार्ग परियोजना या हिमालयन हाईवे स्कीम भी कहा जाता है। तो इसको कहां से कहां तक? तो ध्यान रखना, लोहाघाट से इसको त्योणी, यानी कि राज्य के सबसे पश्चिमी भाग को सबसे पूर्वी भाग से जोड़ने के लिए एक योजना या एक परियोजना लाई गई, उसी का नाम क्या है? हिमालय राजमार्ग परियोजना।
राज्य का सबसे पश्चिमी भाग आपका त्यूणी हो जाएगा, त्यूणी के उधर सीधा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और भारत और राज्य का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा हो जाएगा, लोहागढ़। अब आप सोचेंगे लिपुलेख भी तो सबसे पश्चिमी, लिपुलेख तो नहीं ले जा सकते ना रोड, ले जा सकते हैं लिपुलेख रोड, नहीं ले जा सकते, जहां ले जा सकते हैं सबसे पश्चिम में वहां तक की बात हो रही है, ठीक है। चल, तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ वंदे मातरम योजना संबंधित है, तो ध्यान रखना गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु। मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है, ये कौन है, जीआरसी विलियम्स, याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। अगर हम एटकिंसन की बात करें तो एटकिंसन की जो किताब है उस किताब का नाम क्या है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, क्या है उसका नाम, ठीक है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बाकी के जितने भी गजेटियर्स होंगे वो किसके होंगे, एच.जी. वॉल्टन के होंगे, जैसे गढ़वाल गजेटियर, ठीक है, गढ़वाल गजेटियर हो जाएगा, देहरादून गजेटियर हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा अल्मोड़ा गजेटियर हो जाएगा। ये सारे गजेटियर किसके हैं, तो ये आपके एच.जी. वॉल्टन के। इसके अलावा अगर ई शेरमन ओकले की बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी, कौन सी, होली हिमालय, कौन सी किताब लिखी इन्होंने, होली हिमालय, हाँ कौन सी, ठीक है, चलो याद करो उसको, ई शेरमन ओकले के द्वारा होली हिमालय लिखी गई, ये कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उसके बाद सन्यासी, जिप्सी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी, मुक्ति पथ, ये किसकी रचना है, तो ये है इलाचंद जोशी की रचना है, ठीक है। इसके अलावा देखो सुमित्रा नंदन पंत, देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट आदमी, इनका जन्म पूछ लेता कभी कभी, तो जन्म कब हुआ, 1900 में हुआ था, ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, बागेश्वर में, ये ध्यान रखना, सुमित्रा नंदन पंत का है क्या बोल रहे हो, मंत्र लिखा, अच्छा मंत्र, अच्छा सुमित्रा नंदन मंत्र, हाँ सुमित्रा कौसानी में हुआ था ना इनका जन्म, भागे तो कौसानी कहाँ था, बागेश्वर में तो आते है ना, ठीक है। चलो मैं जनपद बता रहा था ना, ठीक है, और अगर आपको जनपद में अंदर जाना तो कौसानी हो जाएगा, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो देखो सुमित्रा नंदन पंत एक बड़े इंपॉर्टेंट साहित्यकार है, ठीक है, कवि है, और इनके द्वारा जैसे युगवाणी है, युगांत है, ऐसी रचनाएं, पल्लव है, वीणा है, ऐसी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये इनके पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। इनका एक पुरस्कार था 1960 में, इनको एक पुरस्कार मिलता है, कौन सा, साहित्य अकादमी, और किसके लिए मिलता है, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा ध्यान रखना 1961 में इनको एक और पुरस्कार मिला, कौन सा, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। 1967 या 1968 में इनको एक और पुरस्कार मिलता है, कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिलता है, इनको मिलता है, किस लिए मिला गया, चिदम्बरा के लिए मिला गया, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक। तो इतनी बात, देखो पुरस्कार नहीं भूलने इनके, और सारे पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण मिला है तो पद्म भूषण तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी आपका साहित्य अकादमी, कला और बूढ़ा चांद के लिए। बाकी गौरा पंत कौन है, ठीक है, देखो इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत ने भी कुछ रचनाएं लिखी हैं वैसे, हाँ जैसे कौन सी, अंगूर की खेती है, राजमुकुट है, ठीक है, उसके बाद सुजाता है, ऐसे इनकी क्या है, कुछ रचनाएं हैं, किसकी, गोविंद बल्लभ पंत की। अगला प्रश्न है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति किस कंपनी को इन स्पेस से मिली है, तो ये अनंत टेक्नोलॉजी को मिली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक की किताबें हम रचनाएं कई बार कर चुके हैं, हिमालय राजात यात्रा, नंदा देवी वाली, ठीक है, शिखरों से, हाँ भीड़ साक्षी है, ठीक है, कई सारे थे, कौन सा था, ये वाला हो गया ना। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, सेफको 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया, तो ये किया गया किसके द्वारा, CSIR
IIP देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ध्यान, ये जो सम्मेलन हुआ किसके लिए हुआ है? एनर्जी से रिलेटेड है, ऊर्जा से रिलेटेड, जैसे पेट्रोलियम जो भी एनर्जी के क्या हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देहरादून में हुआ है, तो इसलिए आपको क्या रखना है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके पास, और ये है पद्म विभूषण सुंदरलाल बोगड़ा की चतुर्थ पुण्य स्मृति पर हिमालय प्रहरी 2025 किसे दिया गया? तो स्वर्गीय घनसाला रतूड़ी सैलानी और दीक्षा बिष्ट को दिया गया है। ठीक है, और इनको क्यों दिया गया है? तो देखो, जो घनश्याम रतूड़ी थे वो क्या थे? जनकवि थे, जनकवि। ठीक है, और किससे जुड़े हुए थे? आंदोलनों से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वहीं अगर दीक्षा बिष्ट की बात करें तो दीक्षा बिष्ट जो है वो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई। किससे? महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई महिला है, या आप कह सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, और प्रश्न क्या है? भारत का पहला ऐसा राज्य कौन बनने जा रहा है जहां सभी जिलों में कॉन्टिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा? तो देखो, उत्तराखंड में पूछ रहे हैं, तो उत्तराखंड ही हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये भी याद रखना है, भूलना नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से। ठीक है, तो इसके साथ आपके ये 60 प्रश्न हो चुके हैं, और घर पे जाने हैं, अच्छे से रिवाइज करना है। और कितने प्रश्न सही हो रहे हैं? हाँ, उत्तराखंड में बताना कितने। चलो, बाकी यहाँ तक अच्छे से रिवीजन करना, और उसके बाद हमारा होगा सेट नंबर 23।